ठीक है, अच्छा आज शुरू करते हैं विमान स्थान। आवाज वगैरह सब क्लियर है सबको? हाँ जी सर। ठीक है। पहले चैप्टर का नाम है रस विमान। विमान स्थान से पहले थोड़ा सा लिखो शुरू होते में कि विमान स्थान में 8 अध्याय जो हैं वो टोटल हैं 8। विमान स्थान में 8 अध्याय हैं और 8th चैप्टर को हृदय स्थान कहा जाता है। 8th चैप्टर को हृदय स्थान नाम है चैप्टर का, रोग भिषग जीतीय विमान। रोग भिषग जीतीय विमान। गौतम के न्याय दर्शन का प्रभाव भी विमान स्थान 8 में है। विमान 8 में गौतम के न्याय दर्शन का प्रभाव। गौतम के न्याय दर्शन का प्रभाव भी 8th चैप्टर में। श्लोक नंबर 3 देखो। विमान में तस्मात् दोषादि मान ज्ञानार्थ विमान स्थान उपदिश्यते। दोष आदि के विमान का ज्ञान मतलब दोष आदि के परिणाम को बताने के लिए हम विमान स्थान का वर्णन करने जा रहे हैं, उपदेश करेंगे। नेक्स्ट श्लोक पे आओ। श्लोक नंबर 4। तत्र आदो रस द्रव्य दोष विकार प्रभाव बक्ष्याम। सबसे पहले हम रस द्रव्य दोष विकार और प्रभाव के बारे में बात करेंगे। ते सम्यक उपयुज्यमानं शरीर यापयन्ति। अगर इनका रस दोष द्रव्य विकार का सम्यक प्रयोग करेंगे तो शरीर को यापन मिलता है। मिथ्या उपयुज्यमानं खलु दोष प्रकोप्योपगल्पन्ते। मतलब अगर इनका मिथ्या प्रयोग होगा तो दोष प्रकोप उत्पन्न करने में अपना रोल प्ले करेंगे। चक्रपाणी बोलते हैं विमर्श में, विमान स्थान में विशेषण मीयते ज्ञायते दोष भेषजाध्य नेमिति विमानम। जहां पर दोष और भेषज के बारे में बताया जाए उसको विमान स्थान कहते हैं। चक्रपाणी बोलते हैं, यहाँ अलग से लिख सकते हैं, विमान स्थान में दोष प्लस औषध दोष और औषध का अभ्यास। दोष और औषध का अभ्यास बताया जाता है। श्लोक नंबर 5। दोषों के भेद एवं कार्य। दोष पुनस्त्रयो वात पित्त श्लेष्माः ते प्रकृति भूता शरीर उपकार का भवन्ति। विकृति आपन्नस्तु खलु नाना विधि विकार शरीर उत्पाद्यन्ति। अगर विकार शरीर अगर दोष जो है वो प्रकृति भूत होंगे, प्राकृतिक अवस्था में होंगे तो शरीर का उपकार करेंगे, विकृत में होंगे तो शरीर का उत्पादन करेंगे। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 6। इसमें रसों के और दोषों के पारस्पर साधर्म्य और वैधर्म्य बताएं। ये हमें सबको पता है कि रस दोष साधर्म्य मतलब वात जनक रस कौन से होते हैं, पित्त जनक कौन से होते हैं, कफ जनक कौन से होते हैं। ये रस दोष साधर्म्य है और वैधर्म्य में बताया है कि कौन से वात शामक होते हैं, कौन से पित्त शामक होते हैं, कौन से कफ शामक होते हैं। इसका आपको मैंने बताया था फंडा, मधुर अमर लवण कटु तिक्त और कषाय तत्राधा मारुतम घनती।
पहले 3 वात का शमन, कषाय तिक्त मधुर पित्त मन्यतु कुर्वते। कषाय तिक्त और ये ऊपर लास्ट के 2 और पहला 1 ये पित्त का शमन करते। पहले ऊपर के 3 वात का, नीचे के 3 कफ का शमन, कषाय तिक्त मधुर पित्त मन्यतु कुर्वते, और बचे बीच के 3 जो हैं ये पित्त को प्रकोप करते हैं। इसी तरीके से इनको यहाँ पर चार्ट में, फ्लो चार्ट में बनाया है। श्लोक नंबर 7, रस दोष सन्निपाते तु ये रसा ये दोष है समान गुण भूयिष्ठा भावन्ति ते। अगर समान रस होंगे, समान गुण भूयिष्ठ होंगे तो समान की वृद्धि होगी। नेक्स्ट अंडरलाइन करना है, विपरीत गुण भूयिष्ठा। अगर उल्टे दोषों के होंगे, जैसे मान लो कफ शामक आपने द्रव्य किए तो ये वात का कुपित करते हैं। जो कफ का शमन करेंगे वो वात को कुपित करेंगे, जो वात का शमन करेंगे वो कफ को कुपित करेंगे। अगर आप वात को शमन करने वाले द्रव्यों को दिया जाता है तो वात का शमन होगा, और अगर आप कफ को कुपित करने वालों किया जाएगा तो कफ का कुपित होगा। लेकिन विपरीत गुणों का जो है वो विपरीत रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो वात का शमन करेंगे वो कफ को कुपित करेंगे। इस तरीके से बताना चाहे। श्लोक नंबर 7 की लास्ट लाइन देखो, षटत्व उपदिश्यन्ते रसाना परस्परेण असंसृष्टाना त्रित्वा च दोषान। अगर हम इनको संश्लिष्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं मिलाएं, तो परस्पर रस 6 प्रकार के और दोष 3 प्रकार के मिला करके संसर्ग करने से तो उनकी संख्या बदल जाती है। लेकिन असंश्लिष्ट भेद से 6 रस 3 दोष। रसों के संसर्ग यहाँ लिखना है। रस के संसर्ग चरक के अकॉर्डिंग रस के संसर्ग होते हैं 63। काश्यप के अकॉर्डिंग भी रस के संसर्ग 63, बागवट भी 63 बोलते हैं, दलहन जो है वो 64 बोलते हैं, सुश्रुत 63 बताते हैं। सबके अकॉर्डिंग 63 हैं। सिर्फ और सिर्फ दलहन बोलते हैं कि रसों के संसर्ग होते हैं 64। साथ में दोष विकल्प लिखने, दोष विकल्प बागवट के अकॉर्डिंग दोष विकल्प होते हैं 63, चरक एवं काश्यप के अकॉर्डिंग दोष विकल्प 62। एक लाइन आती है श्लोक नंबर 8 पे देखो, संसर्ग विकल्प विस्तारो एषाम अपरिसंख्य भवति विकल्प भेदान अपरिसंख्यात। अगर संसर्ग और विकल्प के भेद से पूछें तो दोष हो चाहे रस हो, दोनों अपरिसंख्य होते हैं। संसर्ग और विस्तार के भेद से चाहे दोष हो या चाहे रस हो, संसर्ग और विकल्प के भेद से दोनों अपरिसंख्य होते हैं। श्लोक नंबर 9 एक रेफरेंस माना जाता है जो प्रकृति समसंवेद सिद्धांत। ये रेफरेंस की मार्क लाइन करनी है, और इसी को बागवट ने प्रकृति समसंवेद सिद्धांत को सामान्य प्रत्यारब्ध कहा है। सामान्य प्रत्यारब्ध, ये सामान्य प्रत्यारब्ध द्रव्य। इनके एग्जाम्पल होते हैं, सामान्य प्रत्यारब्ध का मतलब होता है जैसे मान लो आपने कोई 2 गुणों वाले चीजें बनाई, जैसे घी में त्रिफला को मिला दिया तो घी अपनी प्रॉपर्टी तो वैसे ही रखेगा, चेंज नहीं करेगा, साथ में त्रिफला की प्रॉपर्टी को भी अडॉप्ट करेगा। वो होते हैं प्रकृति समसंवेद सिद्धांत। लेकिन सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकृति समसंवेद सिद्धांत है क्या। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए इनको थोड़े से देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर आप। जैसे ये चीनी को शरबत के दूध में मिला दें तो तीनों के संयोग का गुण धर्म में जो जो त्यों त्यों बना जाता है। जैसे चीनी, शरबत और दूध, इनको मिलाने पर तीनों के प्राकृतिक गुण माधुर्य जो है, मधुर जो है, मधुरता वो वैसी ही बनी रहती है। ये 1-2 एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है विकृत प्रत्यारब्ध विषम संवेद। इसमें से क्वेश्चन कई बार आता है विकृत विषम संवेद सिद्धांत। इसको बागवट विचित्र प्रत्यारब्ध कहते हैं।
विचित्र प्रत्यारब्ध। विचित्र प्रत्यारब्ध का मतलब है कि इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। प्रभाव देखने को कैसे मिलेगा, या एग्जाम्पल आता है प्रभाव से काम करता है। विचित्र प्रत्यारब्ध का मतलब है, मान लो आपने मिलाया ऐसे जैसे क्या बोलते हैं, कोई दो चीजें मिला दी, मान लो जैसे गुरुजी। एग्जाम्पल इसमें जो गुरुजी का ज्यादा पूछा जाता है, गुरुजी कैसे काम करती है, प्रभाव से काम करती है। एग्जाम्पल गुरुजी का पूछा जाता है प्रभाव से। प्रभाव का एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आया, जैसे मणियाँ है, हम प्रभाव के एग्जाम्पल पढ़ते थे ना, जैसे मणि है, हाथ में कुछ डालते हैं हम, कड़ा डालते हैं, कुछ भी डालते हैं। अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि ये तो कैसे काम करता होगा, ये तो ना शरीर के अंदर जाता ना एब्जॉर्ब होता, तो वो प्रभाव से काम करता है। वो एग्जाम्पल है कि किया कुछ और, मेडिसिन कुछ और, लेकिन काम कुछ और उनका। जो काम जो है उनका, उस जो उसका जो एक्चुअल काम है उसको छोड़ के अलग काम जब दिखाई दे तो उसको बोलते हैं प्रभाव से काम, या प्रभाव जो है वो दिखाई देना। इसलिए विचित्र प्रत्यारब्ध में प्रभाव को काउंट किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। इसकी लाइनें कैसे आती हैं, नानात्मकानां परस्परेण च उपहतानां अन्य एकस्य विकल्पनैर विकल्पिता अव्यय प्रभाव अनुमानेन। नानात्मकानां परस्परेण च उपहतान। नानात्मक मतलब विकृत रूप से, यहाँ साथ में आपने लिख लेना है। विकृत रूप से, परस्पर उपहिताना मतलब विषम रूप में, विषम रूप में। और विकल्प मतलब अनेक प्रकार के, वैकल्पिक तानाम अवयव प्रभाव, जब उनके अनेक प्रकार के विषम रूप में या फिर विकृत रूप में है, जब हम किसी चीज जो द्रव्य को मिलाएंगे तो उनके विकल्प देखने को मिलेंगे, उसी की प्रभाव कहते हैं। ये थोड़ा सा एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या कहना चाहा इन्होंने। नेक्स्ट आना श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर 12 देखो। चतुर्विध प्रभावों का उपदेश। तस्मात् रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, दोष प्रभाव, विकार प्रभाव तथा उपेक्षमानम। द्रव्य, दोष, विकार और रस। सबसे पहले द्रव्य प्रभाव को बता रहे हैं। तैल सर्पी मधुना वात पित्त श्लेष्मानाम अर्थ द्रव्याणि भवन्ति। द्रव्य प्रभाव के एग्जाम्पल बताए हमने, तेल, घी, मधु। ये क्रमशः तेल वात को, घी पित्त को और मधु कफ को शमन करता है। श्लोक नंबर नेक्स्ट देखना है। तत्र तैलम स्नेह ओषणम गौरवम। इनमें तीन गुण होते हैं जो तेल में, स्निग्ध, उष्ण और गुरु गुण। विरुद्ध गुण सन्निपाते ही भूयसा अल्पम अवजीयते। विरुद्ध गुण होने से के कारण बलवान गुण जो होता है वो अल्प बल वाले को पराजित कर देता है। विरुद्ध गुण सन्निपाते ही भूयसा अल्पम अवजीयते। अल्प गुण वाला जो है वो परास्त हो जाता है। रेफरेंस है बच्चों ये तेल प्रभाव का। नेक्स्ट है घृत प्रभाव। इसका एग्जाम्पल आप, इसका निमोनिक याद रख सकते हैं, स्निग्ध उष्ण गुरु का GUS। घृत में गुण होते हैं सर्पी, खलवेव एवं पित्त जयति। सर्पी जो है वो पित्त को जीतने में श्रेष्ठ होता है। और इसके गुण होते हैं माधुर्य, शैत्य, मंदत्वात् MS। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 3 जो बताया उसमें मधु के प्रभाव बताए हैं। मधु च श्लेष्माणा जेति रोक्ष तैक्ष्ण उष्ण रुक्ति। मधु को याद रखने के लिए आप रुक्ति निमोनिक बना सकते हैं। आपको वैसे ही पता है कि मधु को अगर जमीन पे गिरा दें तो वो सीधा एकदम से बहता नहीं चला जाता, रुक रुक के बहता है। तो आप रुक्ति निमोनिक बना सकते हैं। रुक्ष, कषाय और तीक्ष्ण। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 15। तीन द्रव्यों के अतिसेवन में निषेध होता है।
एक मिनट रुकना। तीन प्रकार के द्रव्य ऐसे बताएं जिनका अति सेवन नहीं करना चाहिए। कौन कौन से हैं? पिप्पली, क्षार और लवण। ये पूछे जा सकते हैं। पिप्पली जो है वो कटु द्रव्य है, मधुर विपाक होता है। लिख लो, पिप्पली का कटु द्रव्य होता है, रस कटु है, विपाक मधुर है, नात्यर्थ स्निग्धूषण, अधिक स्निग्धूषण नहीं होता, शुभ अशुभ कारणों भवंती, सद्य अचानक से अच्छे और मतलब शीघ्र अच्छे और बुरे प्रभाव देने वाली होती है। अपात भद्रा, अपात भद्रा का मतलब होता है आकस्मिक रूप से या अचानक रूप से रिजल्ट दिखाने वाली। दोष संचय अनुबंधा, सतत उपयुज्यमानम ही, अगर लगातार प्रयोग करेंगे, गुरु प्रक्लेदितवात श्लेषमाणा उत्क्लेशयन्ति। नेक्स्ट है योग वाहिनीस्तु खलु भवन्ति, योग वाही भी कही गई है पिप्पली। नेक्स्ट आना क्षार के लिए कहते हैं उष्ण तीक्ष्ण और लघु गुण। उष्ण तीक्ष्ण लघु गुण युक्त होता है। क्लेदित्यवादो पश्चात विशोषति, सबसे पहले क्लेदन करता है और उसके बाद जो शोषण करता हो वो क्षार होता है। पचन दहन भेदनार्थ प्रयुज्यमानम, सो अति प्रयुज्यमान, अगर क्षार का अधिक प्रयोग करेंगे, केश अक्षी हृदय पुंसत्व उपघात कर, और सतत अति प्रयुज्यमानम और सतत प्रयुज्यमानम। दूसरा, लगातार क्षार का प्रयोग करने से आंधे शांडे खालित्य पालित्य भाजो हृदय अपकर्तिकाश्य तद्यथा प्राच्य चीनाश तस्मात् क्षार न अत्यपुंजित। इसलिए कौन से देशवासी जो है वो ज्यादा क्षार का प्रयोग करते हैं? प्राच्य और चीन देशवासी, पश्चिमी, प्राच्य मतलब पश्चिमी देशवासी और चीन के देशवासी जो हैं वो ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। प्राच्य मतलब पूर्व देशवासी हुए, जो आसाम बंगाल आदि देश लिखे ना, थोड़े से पूर्व वाले हैं, पश्चिम वाले पूर्व वाले, पूर्व देशवासी और चीन में रहने वाले जो लोग हैं, वो क्वेश्चन आया एक बार, प्राच्य और चीन वाले क्षार का प्रयोग अधिक करते। नेक्स्ट आना लवण। लवण पुनर्ओष्ण्यम तीक्ष्ण उत्पन्नम, उष्ण तीक्ष्ण होता है, न अति गुरु अति स्निग्धम, उपक्लेद और लवण विसृंस समर्थनम, विसृंस मतलब विरेचन करवाने में सामर्थ्य होता है। अन्न द्रव रुचिकर अपात भद्र, इसको भी अपात भद्र कहा है, अपात भद्रा और अपात भद्रम ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब एक ही होता है। पिपली भी अपात भद्रा है और लवण भी अपात भद्रा। दोष संचय अनुबंधा, पिपली भी दोष संचय अनुबंधम है और लवण भी दोष संचय अनुबंधम। तद अत्यर्थ उपयुज्यमानम, ज्यादा प्रयोग करने पर गलानी शैथिल्य दौर्बल्य अभिनिवृत्ति, सतत उपयुज्यमानम भूष्णु गलानी शिथिल मास शोणित अपरिक्लेश सहा, अपरिक्लेश सहस तद्यता बाल्हिक सौराष्ट्रिक सैंधिक सोविर, ये जो देशवासी हैं लवण का अधिक प्रयोग करते हैं। ते ही पैसा सही सह लवण अश्नति, दूध के साथ जो है वो लवण का भोजन करते हैं। ये जो गुजराती होते हैं ना, ये दूध के साथ लवण का सेवन करते हैं। ते अति लवण सात्म्यम पुरुषस तेषादपि खालित्य इंद्रलुप्त पालित्य बलेश अकाले होती, जो लवण का अधिक प्रयोग करते हैं ऐसे इनको इन खालित्य इंद्रलुप्त पालित्य और बलेश काले, बले मतलब झुर्रियां पड़ना, ये जल्दी शुरू हो जाता है। श्लोक नंबर 19, तस्मात् तेषां तत्सात्म्यं क्रमेण अपगमनं श्लेषम्, ये जो पिपली क्षार और लवण है, इनको धीरे धीरे क्रम से अपगमन कर देना चाहिए, धीरे धीरे इनको छोड़ देना चाहिए।
कम करते या त्यागना चाहिए। श्लोक नंबर नेक्स्ट 20। सातवें में तद यदा अनुपक्षेते, सातवें अर्थो उपस्यात्। जो हमारे शरीर के लिए सातवें है उसका ही हमें सेवन करना चाहिए, इसलिए सातवें को उपशय कहा गया। क्वेश्चन मार्क लगाना है तो उपशय जो है वो सातवें को कहा जाता है। त्रिविध सातवें कहे गए हैं, प्रवर अवर मध्य विभागेन सप्तविधम तु रस एकेन सर्व रसोपयोगश। दो प्रकार के सातवें यहाँ कहा गए हैं। एक तो 3 प्रकार का सातवें, दूसरा होता है 7 प्रकार का सातवें। 7 प्रकार के सातवें कैसे बनते हैं? एक एक रस से एक और 6 रस से एक, ऐसे 7 प्रकार के सातवें कहे गए। चरक सूत्र 6 में आपको याद होगा, चरक सूत्र 6 में 4 प्रकार के सातवें कहे गए हैं, जो कि हैं ओक, ऋतु, देश, कोमा रोग। ओक, ऋतु, देश, रोग, ये 4 प्रकार के सातवें हैं, वहां कहे गए थे। श्लोक नंबर 21। आहार विधि विशेषायतन। श्लोक नंबर 21 आहार विधि विशेषण। प्रकृति, कर्ण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता। इसमें से बाहर से भी क्वेश्चन कई बार पूछाता है। सुश्रुत ने 12 प्रकार के या द्वादश आहार विचार बोले हैं। द्वादश आहार विचार का वर्णन किया। बागभट्ट ने सप्त आहार कल्पना, बागवट ने सप्त आहार कल्पना का वर्णन किया है। बागवट ने 7 प्रकार की आहार कल्पना मानी और क्या नहीं माना है, उपयोगिता का वर्णन नहीं किया। पूछा जा सकता है, बागवट ने उपयोगिता का वर्णन नहीं किया है। प्रकृति क्या होती है? छोटे छोटे क्वेश्चन बनने हैं। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति स्वभाव को बोला जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि मूंग लघु है, तो ये उसका स्वभाव है, लेकिन लघु होते हुए भी विपाक में कटु है। मूंग लघु है लेकिन विपाक में कटु। नेक्स्ट आता है कर्ण। कर्ण प्रोसेसिंग होती है। कर्ण पुनः स्वाभाविकाना द्रव्याना अभिसंस्कार। संस्करण को ही कर्ण कहते हैं। संस्कारों ही गुण अंतराधान उच्चते। संस्कार का मतलब होता है गुणों का अंतराधान करना, प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग में हम कोई भी एडल्ट्रेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं उसको बोलते हैं कर्ण। चरक सूत्र 26 में, सूत्र 26 में भी कर्ण का वर्णन है। संस्कार कर्णम मतम, संस्कार कर्णम मतम करके श्लोक आता है। चरक सूत्र 26/34 ये श्लोक नंबर है। चरक सूत्र 26/34। कर्ण के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मंथन दधि शोथ कारक है, किंतु छाली के साथ मत देने पर शोथ नाशिक हो जाता है। ये होती है प्रोसेसिंग, गुणों का अंतराधान करना। जैसे एक और संस्कार का एग्जाम्पल है काल। 1 वर्ष पुराना चावल हल्का हो जाता है, वही नया गुरु होता है। एक और एग्जाम्पल याद रखना है, ये भाजन नहीं है, भोजन है, नहीं सॉरी, हाँ भाजन ही है, भाजन। पात्र भी। त्रिफला के कल को लोह पात्र में लेप कर सूखने के पश्चात निकाल कर प्रयोग करने से वो रसायन में आता है। त्रिफला को अगर लोह पात्र में लेप कर दें फिर सूखने दें तो उसके बाद उसको रसायन कहा गया है। ये भी एक प्रकार का संस्कार है। 10 दिन तक कांसे में रखा घृत, 10 दिन तक कांसे में रखा घृत विष होता है। 10 दिन तक कांसे में रखा घृत विष के समान होता है। ये भी संस्कार का एग्जाम्पल है। संयोग में आना है। संयोग का मतलब होता है संयोग पुनर्द्वय बहुना व द्रव्याणा सहती भाव। 2 प्लस उससे ज्यादा होना संयोग कहा जाता है। द्रव्याणा सहती भाविक क्वेश्चन आ सकता है। संयोग को चरक सूत्र 26 में भी वर्णन है और वहां पर संयोग के लिए कहा जाता है योग सह संयोगज।
योग सह संयोगज जो है उसको करते हैं संयोग। सूत्र 26 का एग्जाम्पल। श्लोक नंबर 4, राशि। राशि दो प्रकार की होती है, सर्वग्रह परिग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आएगा तो इस लाइन से ज्यादा चांसेस हैं। सर्वग्रह और परिग्रह, मात्र अमात्र फल विनिश्चात। दूसरा क्वेश्चन कि राशि की हम वर्णन क्यों कर रहे हैं, मात्रा और अमात्रा का फल को शुभ अशुभ को मापने के लिए, कि मात्रावत करेंगे तो शुभ फल आएंगे, अमात्रावत करेंगे तो विनिश्चय होना तय है। मात्रा और अमात्रा के फल विनिश्चयार्थ हम राशि का वर्णन कर रहे हैं। तत्र सर्वस्य आहार प्रमाण ग्रहण एक पिंडेन सर्वग्रह। थोड़ा सा मीनिंग समझना बच्चों। सभी आहारों का एक जैसा, एक ही प्रमाण में सभी को इकट्ठा कर दिया जाए। जैसे जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, 1 किलो चावल ले लिया, 1 किलो दाल ले लिया, उनको मिक्स कर दिया, तो वो सभी आहारों को एक ही प्रमाण में लिया, एक पिंड कर दिया, उसको बोलते हैं सर्वग्रह। परिग्रह पुनः प्रमाण ग्रहण एक त्वेन आहार द्रव्याणा। एक एक आहार का अपने अपने प्रमाण में लेना। दाल 250 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, नमक 1 पिंच, मसाले इतना। जब हर द्रव्य को हम अलग अलग एक एक प्रमाण में ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं परिग्रह। दूसरा एग्जाम्पल है सर्वस्य ही ग्रह सर्वग्रह। सभी को एक साथ ले लेना ही सर्वग्रह है। सर्वतश्च ग्रह परिग्रह, और सभी को एक एक करके लेना ही परिग्रह। चरक बागवट सुश्रुत के अकॉर्डिंग, चरक हो चाहे बागवट हो चाहे सुश्रुत हो, सभी के अकॉर्डिंग राशियों के भेद दो ही होते हैं। एक होता है सर्व और दूसरा परिग्रह। राशि का मतलब होता है मात्रा। राशि का मतलब होती है मात्रा। श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5, देश। देश पुनः द्रव्याणा उत्पत्ति का विचार करके, देश जो है वो आहार द्रव्य एवं उपभोक्ता की उत्पत्ति स्थान को देश कहते हैं। देश दो प्रकार के हैं, जहां पर आहार लगता है उसका देश, और जहां पर लोग रहते हैं जो खाते हैं उसको भी देश ही बोलते हैं। काल, यथा काल, नित्य और अवस्थिक, अंडरलाइन करना है। नित्य और अवस्थिक दो प्रकार के होते हैं। तत्र अवस्थिको विकार उपेक्षित, नित्य को ऋतु साथ में। अवस्थिक जो है उस काल को जो विकार की उपेक्षा करता है, जैसे वृद्धावस्था में इसमें ज्यादा ये होते हैं, वैसे उसको बोलते हैं अवस्थिक काल। तरुणावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था। नित्य जो है जो ऋतु में चलते हैं, ऋतु साथ में, नित्य काल है जो कि ऋतु साथ में होते हैं, ऋतु की अपेक्षा करते हैं। उपयोग संस्था। उपयोग संस्था और उपयोगिता से एग्जाम्पल आता है, पूछते हैं किसका है, इसलिए क्योंकि वो दोनों सेम सेम देखने को लगते हैं। उपयोग संस्था होते हैं रूल, रूल्स ऑफ यूज, याद रखो। उपयोग संस्था का मतलब है उपयोगिता के रूल। उपयोगिता का मतलब है कंज्यूमर, जैसे हम हैं, जो हमने इनटेक करना है, हमारे रूल्स क्या होने चाहिए, हमें कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, और मतलब क्या लक्षण हो उसके बाद खाना चाहिए। ये उपयोग संस्था रूल है। जैसे एक बड़ा फेमस रूल है जो आयुर्वेद में बार बार प्रचलित है, जीर्ण लक्षण अपेक्षणम। हमें तभी खाना खाना चाहिए जब पुराना खाना जीर्ण हो चुका हो। ये एग्जाम्पल आ सकता है, जीर्ण लक्षण अपेक्षम, पुराने खाने की जीर्ण के लक्षण की उपेक्षा करने के बाद हमें नया खाना या दोबारा खाना खाना चाहिए, उसको बोलते हैं उपयोग संस्था। कंज्यूमर का मतलब होता है पुनर् आहार उपयोगते यदाक्त ओक सात्म्यम। जो आहार का उपयोगिता है, उपभोग करता है, उसे उपयोगिता कहते हैं, और इसी के अधीन ओक सात्म्य, उपयोगिता को ओक सात्म्य, दत्त ओक सात्म्यम, इसको ओक सात्म्य भी कहा जाता है या अभ्यास सात्म्य भी कहा जाता है। ओक सात्म्यम और आहार सात्म्यम भी कहा जाता है। श्लोक नंबर 23। श्लोक नंबर 23, ये शुभ अशुभ फल देने के लिए हम अष्टविध विशेषायतन को प्रयोग करते हैं। पीछे अष्टविध विशेषायतन हो गए सारे,
इसका प्रयोग हम शुभ अशुभ फल देने वाले का उपकार, ये अगर इनका रूल का फॉलो करेंगे तो शुभ फल मिलेंगे, नहीं करेंगे तो अशुभ फल मिलेंगे। आहार विधि, नेक्स्ट श्लोक आता है श्लोक नंबर 24। आहार विधि, बच्चों आहार विधि ना सिर्फ बाहर से क्वेश्चन आ सकता है। 10 प्रकार के आहार विधियां बताई गई। यहाँ पर कितनी बताई गई हैं? इसको बोलते हैं भोजन के नियम। भोजन के नियम ये 10 प्रकार के होते हैं। और सप्तविध आहार कल्पना भागवत ने दी है। सप्तविध आहार कल्पना ये भागवत ने दी। सप्तविध आहार कल्पना बाय भागवत। आहार ग्रहणीय नियम, इसको भोजन के नियम या ब्रैकेट में लिख लो आहार ग्रहणीय नियम भी कहते हैं। आहार ग्रहणीय नियम ये भी सुश्रुत ने 12 दिए हैं, चरक ने तो 10 ही है। आहार सुश्रुत ने 12 दिए। नेक्स्ट आओ उष्ण उष्ण भोजन के। देखो 10 है ना, हम उसको पढ़ेंगे। पहले श्लोक को देखो, 24 नंबर श्लोक को देखने की जरूरत नहीं, इसमें वही 10 के नाम दिए हैं। तो उसमें से पहला देख लेते हैं डायरेक्ट हम, उष्ण आहार के लाभ। मैं आपको बताऊं इसमें से क्वेश्चन आता नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी एक जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो एक बार रीड जरूर करना। पता भरोसा किसी चीज का नहीं रखना होता, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। उष्ण अश्नियात उष्णम ही भुज्यमानं शोधते, गर्म खाना ही खाना चाहिए, गर्म ही टेस्ट में अच्छा लगता है। भुक्तम अग्नि उदीरते, जठरग्नि को भी बढ़ाता है। क्षिप्रम जरा गच्छति, पचने में अच्छा होता है। वात का अनुलोमन करता है। श्लेष्मान से परिहास्यति, वात कफ का शमन करता है। ये उष्ण आहार के लाभ होते हैं। स्निग्ध आहार के लाभ, हमें स्निग्ध आहार क्यों करना चाहिए? स्निग्धम ही भुज्यम शोधते, खाने में अच्छा लगता है। भुक्तम च अनु उदीर्ण अग्नि उदीरति, स्वाद लगने के साथ साथ जठरग्नि को भी प्रदीप्त करता है। क्षिप्रम जरा गच्छति, सेम वैसे ही जल्दी पचता है। वात अनुलोमित शरीर उपचेति दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आएगा तो इंद्रियों को दृढ़ बनाता है। वर्ण प्रसाद च अभिनिवर्तिति, वर्ण प्रसाद को बढ़ाने वाला होता है। मात्रा पूर्वक आहार करने के लाभ, मात्रावधि भुक्तम वात पित्त कफ पीड़े मान, अगर मात्रा पूर्वक आहार करेंगे तो वात पित्त कफ न पीड़यादेव वायुरेव, ये बोलते हैं कि ये जो दोष हैं ये उत्पीड़ित नहीं होते हैं। विवर्ध्यति केवलम सुखम गुद अनुपुरेति, सुख पूर्वक पचते हैं और कष्ट देने में कष्ट नहीं देते। अव्यथम च परिपाकित, बिना, इसको अंडरलाइन करो चाहे, अव्यथम च परिपाकित, बिना व्यथा के खाना पच जाता है। ये मात्रा पूर्वक आहार करने का लाभ, बिना कष्ट के खाना पच जाना। भोजन पच जाने पर भोजन करने के लाभ, अजीर्णो ही भुज्यनस्य वहृत्य आहार जातम पुनर्आहारस्य रस परिणामते सर्वान दोषान प्रकोप्यते आशु, अगर हम अजीर्ण में ही दोबारा भोजन का पान करते हैं या पूर्व आहार के बिना पचे दोबारा भोजन ग्रहण करते हैं तो सभी दोषों के कुपित होने का भय रहता है। सर्व दोष प्रकोप के कारण लिखो, त्रिदोष प्रकोप का कारण अजीर्ण में भोजन करना यहाँ पर बताया है, आगे भी आएगा, अगले चैप्टर में भी आएगा। अजीर्ण में भोजन करना चरक बोलते हैं सर्वदोष प्रकोप होता है। सुश्रुत क्या बोलते हैं? त्रिदोष प्रकोप दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न में त्रिदोष प्रकोप। श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 6 देखो, इष्टे ही देशे भुजने ना अनिष्ट देशे मनो विघात कर भाव मनोविघातम प्राप्त होती। इष्ट देश अपने मन पसंद जगह में या अनुकूल जगह में बैठ करके खाना खाना चाहिए, अदरवाइज ये क्या होता है ना अनिष्ट देश मनोविघात कर, अगर हम इष्ट देश में नहीं बैठेंगे तो मन को विघात लगता है,
खाना खाते समय मनोविकार उत्पन्न होने का भय रहता है। श्लोक नंबर 7 में, अति शीघ्रता से भोजन करना हानिकारक, न अति द्रुत अश्नियात भोजनस्य स्नेह अवसादकम, अवसाद उत्पन्न कर देता है। भोजनस्य प्रतिष्ठान च भोज्यद्य, इतना इंडलाइन करो, अप्रतिष्ठानम च, भोजनस्य अप्रतिष्ठान, पता नहीं लगता है क्या खाया कहाँ चला गया, है ना। अप्रतिष्ठान मतलब जहां पर उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, पेट में जाना चाहिए ना, तो जल्दी जल्दी खाने से हो सकता है पेट में ना जाए। पेट में न जाए तो और कहाँ जाएगा आप सोचेंगे, वैसे कहीं पे विंड पाइप में चला जाता है, आपको देखने एकदम से रिफ्लेक्स आता है, खांसी लगती है। जल्दी जल्दी बड़ी जल्दी नहीं खाना चाहिए। श्लोक नंबर 8, धीरे, बड़ा धीरे धीरे खाने से क्या होता है, न अति विलंबनीय अश्नियात, बड़ा टाइम लगा कर नहीं खाना चाहिए। बहु भुगते, ज्यादा खाना खाया जा सकता है। न तृप्ति गच्छति, हमारी भूख भी हो सकता है मिटे ना जल्दी, तृप्ति ना हो। विषम च पचते, और खाना भी सही से नहीं पचता है। श्लोक नंबर 9, अल्प अजल्प हसन तन्मात्र भोजने, हमें शरीर को तन्मय होकर, मतलब बिल्कुल एकाग्र होकर, मन को एकाग्र तन्मय होकर भोजन करना चाहिए। और अजल्प हसन, बोलना और हंसना नहीं चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में आओ, आत्मनाम अभिसमीक्ष्य भुंजीत सम्यक, अपनी शक्ति के अनुसार, आत्म नाम अभिसमीक्ष्य भुंजीत, अपनी शक्ति के को समीक्षा करके ही हमें भोजन करना चाहिए। लास्ट श्लोक देखना है, भवंती चात्र में, रसान द्रव्याणि दोष विकार प्रभाव वेद्यो देश कालो च शरीरम च स नो भीषण, जो इन सबको जानता है वही इस दृष्टि से, मतलब वास्तविक वैद्य वही है जो इन सबको जानता है। ऐसे करके ना डॉक्टर की प्रशंसा की होती है जो लास्ट में, हमारी दृष्टि से वही वैद्य, वास्तविक वैद्य है जो रसों द्रव्य वीर्य विकारों को देश काल के शरीरों के प्रभाव की दृष्टि से जानता है। ठीक है,